आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, विच विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड CVT एंड विच विल हेल्प यू ऑल्सो इन CBSE ऑल्सो. सो दिस इज फर्स्ट चैप्टर, पीरियोडिक टेबल. सो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लेवेशियर क्लासिफिकेशन. इसमें क्या है कि साइंटिस्ट ने बोला था, जो कि लेवेशियर हैं, उन्होंने बोला था कि मेटल्स होते हैं और एक नॉन मेटल्स होते हैं. दो तरीके की चीज़ें होते हैं, मेटल और नॉन मेटल. इन दोनों को उन्होंने डिफाइन किया कि मेटल्स ये होते हैं और नॉन मेटल्स ये होते हैं. आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में. साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज़ का भी डिस्कवरी किया था जिसे बोलते हैं मेटेलॉइड्स, और जिसको डॉब्रिनियर साइंटिस्ट जो आए अगले में, इनके बाद 1817 में उन्होंने अपना ट्रायड जो डिस्कवर किया था, उससे ये जो इनका जो लेवेशियर का क्लासिफिकेशन था वो डिस्कार्ड कर दिया था. दैट इज अबाउट द मेटेलॉइड्स. सो सबसे पहले हम इसमें देखते क्या है, लेवेशियर क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल. मेटल होता है और एक होता है नॉन मेटल. आपको पता है मेटल जो होते हैं लस्टर होता है, कंडक्टिविटी शो करते हैं, एंड ये सारे नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्टर्स होते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते. ये सब आपको पता है, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगी. ये बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको पता होगी कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. सो इनका जो था, इन्होंने ट्रायड अपना डिस्कवरी किया था मेटेलॉइड्स का. ये कि इन्होंने मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी की थी, लेकिन इनके बाद दैट इज लेवेशियर के बाद एक और साइंटिस्ट आए, डॉब्रिनियर. उन्होंने क्या दिया था, अपना ट्रायड रूल दिया था 1817 में. तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. आपके CBSE में अगर आप लिखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन गेनिंग मार्क्स. डॉब्रिनियर ट्रायड रूल जो कि आया था आपका 1817 में, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा. इसमें क्या होता है, डॉब्रिनियर ट्रायड ने इन्होंने क्या दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज का आपको पता है एवरेज कैसे करते हैं, सो उसी से रिलेटेड है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड. इसमें क्या है कि A है, एक B है और C है. इन्होंने ये बोला था कि पहले और तीसरे का जो सम होगा वो, और उसको डिवाइड बाय 2, मतलब इसका एवरेज अगर लेंगे तो वो B के बराबर हो जाएगा. दैट इज इन्होंने ये बोला था कि A + C/2 इज इक्वल्स टू B. इनका ये यहाँ तक की चीज़ें हमको आ गई कि डॉब्रिनियर ने क्या किया था कि एवरेज निकाला था, जो फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होगा वही B के बराबर होगा. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये शो करते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हमारा हो गया फॉस्फोरस, हो गया आर्सेनिक, हो गया और एंटीमनी. ये तीन जो हैं ये फॉलो करते हैं डॉब्रिनियर ट्रायड. सो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी जिससे जितने भी आपके मेटल जो हैं वो शो करते हैं आपका डॉब्रिनियर ट्रायड, वो याद हो जाएगी. जैसे कि स्टार्टिंग है P है अपना, फिर इसके बाद आता है AS और SB. मतलब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि PA साहब, ये सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले उन मेटल्स का नाम लिख देती हूँ एंड फिर उसके बाद आपको ट्रिक लिख के भी बता दूंगी. सो हमारा ये है, ये सारे मेटल्स हैं इधर से और CS तक, P फॉस्फोरस से और CS तक है. तो सबसे पहले क्या है, ये ट्रिक है कि, तो ये है आपके ट्रिक्स कि PA साहब ने कहा, सर बाहर गए, कल बरसात आई लेकिन नाम की, तब मैं SST पढ़ रही थी, और HFCl और KRBCS ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये बहुत इजी सा एक ट्रिक है जिससे आप याद रखेंगे तो आपको ये सारे मेटल P से लेकर CS तक याद हो जाएंगे, जो कि डॉब्रिनियर ट्रायड रूल शो करते हैं. एक और मेथड भी है, जैसे कि पहले और दूसरे का सम, जैसे कि 8 आ रहा है तो दूसरे और तीसरे का सम भी 8 ही आना चाहिए. अगर पहले और दूसरे का सम 18 आ रहा है तो दूसरे और तीसरे का सम भी 18 आना चाहिए. अगर 32 आ रहा है पहले और दूसरे का, तो दूसरे और तीसरे का भी 32 आना चाहिए. लेकिन अगर पहले और दूसरे का 8 आ रहा है और
दूसरे और तीसरे का 18 आ रहा है तो ये नहीं होगा। तो उससे बढ़िया ये याद रखें या फिर ये ट्रिक याद रखें, इससे ट्रिक से ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। आप साथ ही साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको आगे पढ़ने के लिए भी इजी हो। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन लिखा है मैंने जिससे आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से डॉब्लिन या ट्रायड रूल शो करते हैं इन 6 में से। तो जिसने ट्रिक याद कर ली होगी उसको बहुत इजी होगा, और जिसको दूसरा मेथड भी पता है कि पहला और दूसरे का सम इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड का सम, तो वो भी कर सकता है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए पहले, फिर इसको ट्राई कीजिए, फिर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो आपने आंसर होपफुली लिख दिए होंगे। तो सबसे पहले ZN, CD और HG। इसमें तो ट्रिक में ऐसा तो मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ट्रिक में ऐसा कुछ है। और एक और दूसरे मेथड से भी आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे का सम, अगर इसका देखें ZN तो ये होता है 30 और अपना CD जो होता है वो आता है इसमें 48 में। तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू 80, ठीक है। लेकिन इसका CD का और HG का भी 80 होना चाहिए, है ना। लेकिन इन दोनों का सम आप जब करेंगे वो आएगा 32, तो ये तो नहीं होगा और ट्रिक में भी नहीं था। ये RB और CS, ये आपको याद है ना ट्रिक में था KRB CS, सबसे लास्ट में हमने यही लिखा था KRB और CS, तो ये तो होगा। और इन दोनों का सम 18 और इन दोनों का सम भी 18 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। PAS और SP, सबसे पहले था PA साहब, तो ये भी होगा। इन दोनों का सम भी कर दीजिएगा, वो भी सेम ही आएगा। SST, जब बारिश हो रही तब मैं SST पढ़ रही थी, तो ये भी होगा ट्रिक के मुताबिक। और LINA के ये भी शो करते ट्रिक में था। FECONI ये नहीं होगा। और आप इन दोनों का सम करके भी देख सकते हैं, वो बराबर नहीं आएंगे। सो यही है, एक तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है जो कि शो करते हैं डॉब्लिन या ट्रायड रूल। तो फिर हमारे डॉब्लिन या ट्रायड के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। इन्होंने क्या अपना रूल शो किया था, इन्होंने ये बोला था डॉब्लिनियन के बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं जो है न्यूलैंड्स। इन्होंने क्या अपना रूल दिया था, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इन्होंने अपने रूल में ये बोला था, जैसे कि हमारे म्यूजिकल नोट्स हैं सारे गामा पाधा नीसा, जैसे सा के बाद फर्स्ट नोट में सा आता है, फिर उसके बाद 8th में दोबारा सा आता है, उसी तरीके से सिमिलरली इन्होंने ये बोला था कि जो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है और जो 8th नंबर पे जो एलिमेंट है, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो गए। जैसे कि पहले नंबर में हम अगर ले ले तो लिथियम से अगर स्टार्ट करें तो लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद आता है हमारा सोडियम, वापस से 8th में सोडियम आ जाता है। तो लिथियम और सोडियम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर शो करेंगे। और फिर मतलब सोडियम के बाद आता है अपना देखें तो पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम का भी सेम होगा। लेकिन ये जो रूल है मतलब लिथियम से सोडियम ये तो हो गया ठीक, सोडियम से पोटेशियम भी ठीक हो गया, लेकिन इनका जो ड्रॉबैक ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ Ca तक का ही सीमित था। फिर Ca के बाद इनके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो सब डिफरेंट शो होने लग गए जो भी आए। तो इनका लिमिटेशन में अगर पूछे तो हम ये लिख सकते हैं कि फिर तो ये भी एक हमारा दूसरा लिमिटेशन हो सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस। ये जो है इनके दो लिमिटेशंस थे ये। तो हमारे 4th नंबर में अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं लॉथरमेयर। इन्होंने क्या किया था, अपना एक कर्व दिया था जिसे हम बोलते हैं लॉथरमेयर्स कर्व। तो इसमें क्या था कि ये जो कर्व था ये एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में था। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से है और इन्होंने ये बोला था कि जो टॉप जो कर्व है मतलब जो कि हम बोल सकते हैं पीक में, इसमें थे हमारे एल्केलाइन मेटल्स। एल्केलाइन मेटल्स मतलब जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एल्केलाइन मेटल्स में आते हैं।
तो टॉप ऑफ द कर्व में ये एल्कली मेटल्स आते थे। फिर उन्होंने ये बोला कि जो अपना जो बॉटम वाला एरिया है, बॉटम में मतलब यानी कि बीच में, इनमें सब आता है ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। सारे जितने भी ट्रांजिशनल मेटल्स हैं वो सब आते हैं। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के जो भी हैं वो सब आते हैं। और फिर आता है थर्ड अपना असेंडिंग पोजीशन, जो कि असेंडिंग पोजीशन मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाले जो पोजीशंस हैं इनमें हमारे आते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस सारे आते हैं। और फिर इसके बाद डिसेंडिंग वाले पोजीशन में अपने आते हैं एल्कली अर्थ मेटल, मतलब जो डिसेंडिंग वाला है इधर इधर ये वाले, इनमें आएंगे अपने एल्कली अर्थ मेटल्स। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि लोथरमेयर कर्व में एक्चुअली टॉप में क्या है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, बॉटम पोजीशन में कौन कौन से मेटल्स आते हैं। तो नीट में और सीयूईटी, नीट सीयूईटी में तो नहीं, सीयूईटी में तो सिर्फ 12th का आता है सिलेबस, लेकिन हाँ नीट में जैसे कि आपका 11th का और 12th का दोनों ही रहेगा, तो उसमें आपके मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि टॉप ऑफ लोथरमेयर कर्व दे देगा एंड उसमें पूछेगा क्वेश्चंस की टॉप ऑफ द में क्या, टॉप ऑफ द कर्व में मतलब यानी कि पीक में आपके कौन कौन से मेटल्स आते हैं और 4 ऑप्शंस दे देगा। तो ये अगर आपको पता होगा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात इसका ये है, ये आपको याद होना चाहिए कि टॉप में, बॉटम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में एक्चुअली होता क्या है, मेटल्स कौन कौन से मेटल्स आते हैं। तो इसमें ये है। और एक चीज़ ये आपको याद रखना है कि लोथरमेयर जो है उनका जो कर्व इन्होंने दिया था 1869 में इन्होंने दिया था ये। तो ये एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। तो हमारे सारे साइंटिस्ट के लोथरमेयर के बाद जो हमने देखे सारे अभी क्लासिफिकेशन, इनके बाद हमारे आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, अब मेंडलीव जो थे वो थे फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि जो हमारे मेंडलीव है इन्हीं को बोलते हैं हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को मैं पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं लिखूंगी, बस पीटी लिखूंगी तो आप समझ जाइएगा दैट इज द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या था कि इनकी जो डिस्कवरी थी, ये पीरियोडिक टेबल दिया था इन्होंने 1869 में ही दिया था, उसी ईयर, सेम ईयर में। और इनके जो पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था इसमें 63 जो थे एलिमेंट्स थे वो नोन एलिमेंट्स थे, मतलब इनको इनके बारे में पता था, इन एलिमेंट्स के बारे में वेल नोन थे ये। तो 63 के बारे में पता था। इन्होंने क्या किया था, अपना जो पीरियोडिक टेबल था जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, वो किस अरेंजमेंट उसका ऐसा था जैसे कि फर्स्ट वाला जो ग्रुप हम बोल सकते हैं, क्या किया था कि 2 टाइप के सब ग्रुप उन्होंने दिए थे, एक तो ए सब ग्रुप और एक था बी। सिमिलरली सेकेंड वाले में भी, सेकेंड ग्रुप में भी ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप एंड सो ऑन, ऐसे थर्ड फोर्थ सब में ऐसे ही था। तो ए वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि जो अपना हमारा ए सब ग्रुप था उसमें क्या आता है। ए सब ग्रुप में जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आते हैं हमारे ए सब ग्रुप में। मतलब हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक के एंड पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो सब इसमें आते हैं हमारे ए सब ग्रुप में। और रही बात बी सब ग्रुप की, तो बी सब ग्रुप में जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मतलब हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो सब आ जाएंगे हमारे बी सब ग्रुप में। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बी सब ग्रुप में हमारे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इतना था इसमें मेंडलीव वाले में, पीरियोडिक टेबल में। और एक और चीज़ है उनमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रिजिंग एलिमेंट्स है, ये अपना आप इधर तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं दूसरे स्लाइड में आपको ये बताती हूँ कि ब्रिजिंग एलिमेंट्स क्या है। ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि इसमें फर्स्ट में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अरेंजमेंट इसका ऐसा होता है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकेंड ए, सेकेंड बी एंड सो ऑन, अपना 8 तक होगा ये। तो फर्स्ट वाले में तो जैसे कि मैंने बोला था ए सब ग्रुप में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, और अपने
ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक के होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हमने उसी तरीके से इनका अरेंजमेंट किया है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी। और हमारे डी ब्लॉक के इधर से स्टार्ट होते हैं Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Sc, Y, La, ये सारे अपने जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ब्रिजिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि अपना सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन इनके बाद जो अपना हमारे डी वाले जो ग्रुप है यानी कि ट्रांजिशन वाले, वो शुरू होते हैं। मतलब ये ब्रिज कर रहे हैं, एक तो इसको क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव और हमारे ट्रांजिशन, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, तो ये बीच में आके भी इनको ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या मेरिट्स क्या है। मेरिट्स यानी कि जो मेरिट्स मतलब जो बेनिफिट्स हैं, जिससे हमको इजी हुआ है पीरियोडिक टेबल से, क्या हमको बेनिफिट्स मिले हैं, फायदा क्या हुआ है, उसे बोलते हैं मेरिट्स। तो मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला है कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है, पहले ये था कि 13.5, जो कि गलत है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से ये पता चला कि जो बेरिलियम का अपना जो एटॉमिक मास है वो 9 होता है। तो इससे हमको ये एक मेरिट मिल गया कि ये हमको एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास जो बेरिलियम का एक्चुअल एटॉमिक मास है उसका हमको पता चला। फिर उसके बाद हमको प्रेडिक्शन हुआ न्यू एलिमेंट्स का, जैसे कि एका बोरोन को स्कैंडियम बोलते हैं, एका एल्यूमिनियम का होता है गैलियम, एका सिलिकॉन का जर्मेनियम, सिमिलरली एका मैंगनीज का होता है टेक्नीशियम। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है मेरे पास, जैसे बीएससी से अलग सीता जी ने एमटेक की, यानी कि बीएससी और ये से जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया, से अलग, इसमें आ जाएगा सीता जी ने ये अपना अलग, ये अलग एमटेक की। ये अलग, तो ये ट्रिक है, इससे आपको इजी होगा ये जितने भी हमारे एका बोरोन स्कैंडियम ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको याद करने के लिए। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर अगला जो हमारा इसके ड्रॉबैक्स है, एक और मेरिट है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगला मेरिट है हमारा कि इन मतलब मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल से हमको इन सारे एलिमेंट्स के भी एटॉमिक मास के बारे में पता चला था। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से एलिमेंट्स थे। जरूरी नहीं है कि एटॉमिक मास क्या क्या था ये भी याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि कौन कौन से थे। तो U, BIN, AU और PT थे। मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है, ये है मेरे पास ट्रिक है। U बेईमान इंसान और पिटोगे, बस इतना सा याद रख लीजिएगा और ये आपको याद रह जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर इन सारे एलिमेंट्स का था। फिर इसके बाद हमारे डीमेरिट्स आते हैं कि डीमेरिट इनसे क्या नुकसान हुआ था हमको पीरियोडिक टेबल से, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से। तो ये देख लेते हैं। तो ये हमारे डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम AR देख लें तो ये कौन से नंबर पे आता है हमारा 40 नंबर पे। फिर इसके बाद तो जो 41 पे आना चाहिए उससे मतलब बड़ा ही कुछ 41 या फिर 42 ऐसे कुछ आना चाहिए, लेकिन AR के बाद इन्होंने 39 को रख दिया, दैट इज पोटेशियम। तो इनकी सबसे बड़ी डीमेरिट यही थी कि मतलब 40 के बाद 39 रख दिया, मतलब छोटे नंबर्स आने लग गए बड़े नंबर के बाद। तो यही सारे एलिमेंट्स थे, ये इसी तरीके से अरेंजमेंट हुए। तो इसकी भी यही ट्रिक है कि आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। तो इस ट्रिक से आप ये सारे एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। तो आप इधर नोट कीजिए, फिर हम अगले में जाते हैं। तो अपोजिट अगला हमारा टॉपिक है Z इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम Z इफेक्टिव ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जैसे ये जो न्यूक्लियस है, ये सारे हमारे शेल है, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, और हम अगर
ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर इसी पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसी को देख लें, इनमें हमेशा अट्रैक्शन ही होगा। क्यों अट्रैक्शन होगा ये आपको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन शो करेंगे। बट जैसे कि हम देखें हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में या फिर ये वाला और ये वाला या फिर इस वाले में और इस वाले में ही क्यों ना देखें, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का हमेशा ही रिपल्शन होगा, बिकॉज ये दोनों सेम चार्जेस हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा, ये याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा रिपल्शन होगा। रीजन आपको पता चल गया। तो जितना दूर जो मतलब अब देखते हैं Z इफेक्टिव होता क्या है, इतना तो हमको पता है। Z इफेक्टिव बताओ क्या होता है। तो Z इफेक्टिव क्या होता है कि जैसे जो हमारा Z है, यानी कि Z को आप किससे रिप्रेजेंट, Z को आप क्या बोलते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अट्रैक्शन कर रहे हैं। और हमारा जो Z माइनस सिग्मा अगर हम करें, और ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो अब हमारे पास Z इफेक्टिव आ जाएगा, यानी कि हम Z इफेक्टिव लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, और जो कि अट्रैक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो अट्रैक्शन कर रहे हैं, और माइनस सिग्मा क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिपल्शन कर रहे हैं। इन दोनों को माइनस करते हैं हमारे पास Z इफेक्टिव आ जाएगा। जैसे ये भी एक चीज़ याद रखना है, इधर साइड में लिख देती हूँ। जैसे कि ये जो सिग्मा है हमारा, अगर सिग्मा इंक्रीज हो रहा है तो ये जो साइज है साइज में भी इफेक्ट पड़ेगा। सिग्मा अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा साइज भी जो है वो बढ़ेगा, फॉर श्योर, नो डाउट। अगर सिग्मा जितना इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन जितना बढ़ेगा उतना, मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएंगे ना उतना ही उनका इंक्रीज होगा। और सिमिलरली Z जितना बढ़ेगा, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि क्या अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा साइज उतना कम होगा, क्योंकि ये दोनों जितना पास आएंगे उतना ही साइज कम होगा। ये हमको दिख भी रहा है, पता चल रहा है। तो इधर तक आप नोट कीजिए।